Good evening students, welcome to SPMIS Academy. This is day 11 of APSC Prelims Current Affairs session. Today we will be covering topic number 201 to 220. Topic number 201 is about some important military exercises. तो यहाँ पे मैंने कुछ important military exercises इंडिया की दे रखी हैं. अब इसको आप प्रीलिम्स से पहले याद करना, ठीक है जी. तो प्रीलिम्स से एक दो दिनों पहले इसको देख करके जाना. अब आप जब इसको एक बार देखोगे तो आपको थोड़ी सी घबराहट होगी कि एक बार में 20-20 नाम कैसे याद करें, लेकिन मैं थोड़े ट्रिक्स देता हूँ. देखो, थोड़ा हिंट्स देता हूँ. ऐसे एज इट इज़ नाम याद मत करो. फॉर एग्जांपल आप देखा इंडिया फ्रांस का मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति, तो आप बस ऐसे सोचो कि शक्ति कपूर ने इंडिया छोड़ करके अब वो फ्रांस में शिफ्ट हो गया. ऐसे सोचो, इट विल हेल्प यू, ट्रस्ट मी. बस ऐसे कुछ दिमाग में लगाओ. हैंड इन हैंड, तो ऐसे चाइना के साथ, तो इमेजिन करो कि चाइना और इंडिया के जो सोल्जर्स हैं वो हैंड इन हैंड रेसलिंग कर रहे हैं, आर्म्स रेसलिंग कर रहे हैं, राइट. नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ, तो ऐसे सोचो कि मंगोलिया के अंदर बड़े बड़े हाथी भाग रहे हैं. बस आंख बंद करके एक बार पिक्चर बना लो कि हाथी दौड़ रहे हैं मंगोलिया के अंदर, अपने आप तुम्हें याद आ जाएगा वहाँ पे, ट्रस्ट मी. ओमान अल नगा, तो अब अल नगा याद करने की ज़रूरत नहीं है, नागा याद कर लो, नाग याद कर लो, हो जाएगा. ओमान के अंदर बहुत सारे नाग हैं. ऐसे कुछ करो. एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले सबका कुछ ना कुछ बना लेना. सम प्रीति, तो भाई आपकी फ्रेंड प्रीति बांग्लादेश में रहती है, ऐसे कुछ भी करके रट लेना, वो एग्ज़ाम में काम आ जाता है, ठीक है जी. तो ऐसे करके 15-20 मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो जाएंगे. तो अभी के लिए तो प्रैक्टिस के लिए मैंने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है. इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 202 इज़ अबाउट विजन फॉर ग्रेट निकोबार आइलैंड. तो नीति आयोग ने इस ग्रेट निकोबार आइलैंड में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स लेकर के आए थे. तो एक बार जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसमें एयरपोर्ट वगैरह बन रहा है, मेट्रो ट्रेन्स वगैरह बन रहे हैं, तो इसको लेकर के फिर एनवायरमेंट डैमेज को लेकर के अंडमान निकोबार में बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो रहे थे कि यहाँ के एनवायरमेंट को काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. तो इसी से रिलेटेड ये इशू है. तो जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बातें ध्यान में रखनी है कि नीति आयोग ने एक प्रोजेक्ट लाया जिसका नाम था सस्टेनेबल विजन फॉर ग्रेट निकोबार आइलैंड. क्या ला रहे थे? एयरपोर्ट, मेट्रो ला रहे हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड में. ये इंपॉर्टेंट नहीं है. एडमैक्स आपसे पूछ सकता है कि ये सस्टेनेबल विजन फॉर ग्रेट निकोबार आइलैंड ये किसने डेवलप किया है, तो होगा नीति आयोग. उसके अलावा जो कंसर्न्स में जो बातें बताई जा रही थी कि गलाथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खतरा हो सकता है उसको, तो ये याद रखना कि अब सवाल पूछा जा सकता है कि गलाथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पे, तो आंसर विल बी अंडमान निकोबार आइलैंड. उसके अलावा निकोबार मेकापोड एक तरह की बर्ड है जो गलाथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास रहती है, वो एक इंडेंजर्ड बर्ड है. तो ये पूछा जा सकता है कि ये निकोबार मेगापोड ये IUCN में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है क्या है. उसके अलावा ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड में एक तरह के ट्राइब रहते हैं, सोम्पेन ट्राइब, ठीक है. तो इनके पॉपुलेशन को लेकर के भी खतरा हो सकता है, जिसको लेकर के कंसर्न्स था. तो ये ग्रेट सस्टेनेबल विजन फॉर ग्रेट निकोबार आइलैंड नीति आयोग का है. इस प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रोजेक्ट से सवाल आएगा भी नहीं. सवाल आएगा जो इसके कारण जो चीज़ें न्यूज़ में थी, गलाथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या मेगापोड, निकोबार मेगापोड बर्ड या सोम्पेन ट्राइब. तो सोम्पेन ट्राइब एक ट्राइब है जो अंडमान निकोबार में रहता है. इट इज़ वन ऑफ द 5 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप लिविंग इन अंडमान एंड निकोबार. तो आई होप आपको पता होगा कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स वो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं जो ट्राइबल्स में भी बहुत ज़्यादा पिछड़े होते हैं, जिनकी पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है, जो बाकी मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा कटे हुए, उनको बोला गया है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप. तो अगर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की बात करी जाए तो टोटल हमारे देश में 75 हैं. उड़ीसा के अंदर सबसे ज़्यादा है 13. आसाम के अंदर कोई भी ट्राइब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में नहीं आता है. अगर अंडमान निकोबार की बात करी जाए तो वहाँ पे 5 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं. उसमें से एक है सोम्पेन, बाकी 4 हैं ग्रेट अंडमानीज, जरावा, ओंग्स एंड नॉर्थ सेंटिलीज. तो इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है. वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर आगे चलें. एक बात मेरी ध्यान से सुनो. ये सवाल को देख करके आपको लगेगा ये सवाल UPSC प्रीलिम्स 2019 में आया था.
इस सवाल को देख करके आपको लगेगा कि अरे यार इसमें तो कई सारी बातें हैं जो सर ने बताई ही नहीं। जैसे पहला स्टेटमेंट है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप रिजाइड इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी, ऐसा तो कुछ बताया नहीं, सवाल दे दिया। यूरुलर्स, कोंडा, रेडी ट्राइब्स इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, बताया नहीं, सवाल दे दिया। सुन के आपको लगेगा कि अरे ऐसे ही सवाल दे दिया। ये सवाल 2019 यूपीएससी प्रीलिम्स में आया था। ध्यान से सुन मेरी बात। अगर आपको बस एक इन्फॉर्मेशन पता है कि हमारे देश में पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की संख्या है 75, और यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट आपने पकड़ लिया कि देयर आर 95 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, तो आपने पकड़ लिया कि ये स्टेटमेंट तो गलत है। बस इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे सवाल सॉल्व हो जाएगा, बाकी एलिमिनेट करके। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। एपीएससी पीटी में भी एलिमिनेशन करना है, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल होंगे। तो अगर एक भी स्टेटमेंट पकड़ा गया कि ये सही है या गलत है, तो उसके बेसिस पे कौन कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता वो जरूर एलिमिनेट करना, बहुत बार आंसर निकल आएगा। तो चलिए इसका आप जवाब दीजिए। टॉपिक नंबर 203, अंडमान निकोबार की मैपिंग कर लेते हैं। तो इसको मैंने थोड़ा सेपरेट कर दिया है, वैसे तो ये दोनों एक ही साथ थे ये टॉपिक, लेकिन अंडमान निकोबार की मैपिंग मैंने थोड़ी अलग कर दी है। तो अगर अंडमान निकोबार को तुम ध्यान से देखो तो इट इज़ ग्रुप ऑफ 2 आइलैंड्स, नॉर्थ में है अंडमान और साउथ में है निकोबार्स। लेकिन अगर अंडमान की भी अगर बात करो तो अंडमान भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ग्रेट अंडमान एंड लिटिल अंडमान। और ग्रेट अंडमान भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और फिर लिटिल अंडमान। ठीक है जी। तो ये डिवीज़न ध्यान से समझ लेना कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, और अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बीच में कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ऊपर है अंडमान, अंडमान में भी 2 पार्ट हैं, ग्रेट अंडमान, लिटिल अंडमान। और ग्रेट अंडमान के भी 3 पार्ट हैं, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड साउथ अंडमान, और फिर लिटिल अंडमान। और ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच का जो पैसेज है, वाटर बॉडी, उसको कहते हैं हम लोग डंकन पैसेज। ठीक है जी। तो 10 डिग्री चैनल is between Andaman and Nicobar and Duncan Passage is between Little Andaman and South Andaman। तो यहाँ Little Andaman और यहाँ पे South Andaman, इनके बीच में डंकन पैसेज। पोर्ट ब्लेयर इज़ द कैपिटल सिटी दैट इज़ इन साउथ अंडमान। हाईएस्ट पीक जो है वो है सैडल पीक दैट इज़ इन नॉर्थ अंडमान। और 2 चीज़ और याद रखना, यहाँ पे है बैरन आइलैंड और ये है नारकोंडम आइलैंड्स। दे आर द ओनली एक्टिव वोल्केनोस इन इंडिया प्रेजेंट इन अंडमान निकोबार। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 204 इज़ अबाउट रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। तो देखो हमारे देश में आपको पता है कि कई सारी नदियों में के आसपास में फ्लड आता रहता है, कई सारे एरियाज़ में ड्रॉट होता रहता है, मतलब पानी की स्कैरसिटी है, कहीं पे एक्सेस वाटर है। तो इस कारण से बहुत पहले से ही ऐसा प्लान किया जा रहा था कि अगर हम अपने रिवर्स को इंटरलिंक कर दें तो द प्रॉब्लम ऑफ सरप्लस एंड डेफिसिट माइट बी टैकल्ड। इसको लेकर के आज़ादी के बाद, वैसे आज़ादी से पहले भी एक ब्रिटिश कैप्टन थे, कैप्टन डस्टर, उन्होंने ये प्रपोजल दिया था। आज़ादी के बाद इरिगेशन मिनिस्टर डॉक्टर KL राव ने इस तरह का प्रपोजल दिया था कि सारे नदियों को जोड़ दिया जाए, अपने आप ये कहीं पे ड्रॉट, कहीं पे फ्लड का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। बाद में इस प्रपोजल के बेसिस पे 1980 में एक प्लान बनाया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन। इस प्लान का नाम था नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। इस नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में बोला गया, एक कॉन्सेप्ट रखा गया कि जो हमारी नॉर्थ इंडिया की हिमालयन रिवर्स हैं, ये 14 हिमालयन रिवर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, और जो पेनिनसुलर इंडिया की 16 रिवर्स हैं इनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाए। तो पहले तो ये 16 नदियों को आपस में जोड़ दिया गया, और यहाँ पे नॉर्थ में 14 नदियों को आपस में जोड़ दिया गया। और फिर यहाँ पे महानदी, जो पेनिनसुलर इंडिया महानदी, जो नॉर्थ हिमालयन रिवर होगी, उसको यहाँ गोदावरी से जोड़ दिया जाएगा। तो इससे होगा कि सारी नदियाँ अपने आप में जुड़ जाएंगी, और फिर ये द प्रॉब्लम ऑफ दिस फ्लड एंड ड्रॉट विल बी रिजॉल्व। लेकिन ये प्रोजेक्ट इतना आसान नहीं था। 1980 में प्रपोज किया गया लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। फिर वाजपेयी जी की सरकार ने इस पर थोड़ा सा काम शुरू किया। अब जा कर के नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंतर्गत इसमें अब वापस से काम शुरू हो रहा है, और इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत फिर एक एक करके नदियों को जोड़ने का काम शुरू हो रहा है, जिसमें एक नदी, 2 नदियों को हाल फिलहाल में जोड़ा गया है, केन और बेतवा नदी। ये केन और बेतवा दोनों ही मध्य प्रदेश से स्टार्ट होती हैं और दोनों ही जाकर के यमुना नदी को मिलती हैं। दे आर राइट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। अभी केन देखो, यहाँ पे है केन नदी।
केन नदी के ऊपर एक डैम बनाकर, क्योंकि चूँकि केन का पानी ज़्यादा रहता है, बेतवा का कम रहता है, ये है बेतवा, तो केन के ऊपर एक डैम बना करके, जिस डैम का नाम होगा दौधन डैम, उस डैम बना करके केन के ऊपर पानी को ट्रांसफ़र किया जाएगा टू द बेतवा रिवर। दिस इज़ बेतवा रिवर। तो इससे कैसा होगा कि ये जो बीच का जो रीजन है, यहाँ पे वाटर सप्लाई हो सकेगा। अभी दिक्कत क्या कि ये जो दौधन डैम जहाँ पे बनाया जा रहा है, वो दौधन डैम के आसपास का एरिया जो है वो पन्ना टाइगर रिजर्व में आता है। तो इस कारण से बहुत सारा एरिया डूब जाएगा, उस पन्ना टाइगर रिजर्व का बहुत सारा फ्लोरास फौनास डिस्ट्रॉय होगा। तो बातें जो ध्यान में रखनी है, इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट प्रपोज्ड बाय डॉक्टर के.एल. राव, बाद में 1980 में मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन ने बनाया नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। 16 पेनिसुलर इंडिया की नदियों को जोड़ा जाए और 14 हिमालयन नदियों को जोड़ा जाए, और फिर गोदावरी और महानदी को कनेक्ट कर दिया जाए। अभी केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट इसी के अंतर्गत लाया गया है। दोनों ही यमुना के ट्रिब्यूटरी हैं। केन से पानी बेतवा को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। यहाँ पे बनाया जा रहा है दौधन डैम, लेकिन दिक्कत है कि पन्ना टाइगर रिजर्व का बहुत सारा एरिया इसमें डिस्ट्रॉय हो सकता है। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 205, वर्ल्ड टीबी डे। तो देखो, ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज़ है कॉज्ड बाय बैक्टीरिया नोन एज माइकोबैक्टीरियम। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है। अब याद रख सको तो रख लो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कितनी चीज़ें याद हो पाएंगी। अगेन, अगर अब फिर याद करने का तरीका है, तुम्हारा कोई दोस्त है जिसका बर्थडे 24 मार्च को है, आसपास में है, तो ऐसे जोड़ करके रट सकते हो, लेकिन इतना आता नहीं है। एपीएससी का भरोसा नहीं, यूपीएससी में तो नहीं आता है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि उसको टीबी हो गया, अब ठीक भी हो गया बेचारा। ठीक, ऐसे करके कैसे भी करके रटो वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च। जो इम्पॉर्टेंट है जैसे इंटरनेशनल वीमेन डे वगैरह, वो तो याद रहते हैं 8 मार्च, लेकिन हर डे का कैसे याद करेंगे। थीम ऑफ वर्ल्ड टीबी डे 2021 इज़ क्लॉक इज़ टिकिंग। तो वक्त ख़त्म हो रहा है, जल्दी जल्दी हमें टीबी को क्योर करना है। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 206 इज़ अबाउट ट्रैफिक जैम इन सुएज कनाल। तो आपको याद होगा, मैंने तो अच्छे से कराया था न्यूज़पेपर एनालिसिस में। देखो, यहाँ पे सुएज कनाल जो यहाँ से रेड सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है। अभी ये इजिप्ट के पास है। बनाया था इसको फ्रेंच लोगों ने, फ्रेंच कंपनी सुएज ने बनाया था। बाद में इजिप्ट ने इसको अक्वायर कर लिया, क्योंकि ये इजिप्ट से ही गुजरता है। इस साल न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि एक इतना बड़ा शिप यहाँ पे फंस गया था, लगभग 400 मीटर लॉन्ग शिप यहाँ पे फंस गया था ऐसे। इस कारण से बहुत दिन तक ये पैसेज ब्लॉक हो गया था। अब ये शिप का नाम है एवर गिवन। शिप का नाम है एवर गिवन। ये फ़ोटो देख करके कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि इस इमेज में लिखा हुआ है शिप के ऊपर एवर ग्रीन, लेकिन शिप का नाम एवर ग्रीन नहीं है, शिप का नाम है एवर गिवन। क्योंकि ये जो एवर ग्रीन है उस कंपनी का नाम है जो इस शिप को रन कर रहे थे, लेकिन शिप का पर्टिकुलर नाम है एवर गिवन। हो सकता है आपसे सीधा सीधा शिप का नाम पूछ ले। तो सुएज कनाल के बारे में देखते हैं। सुएज कनाल न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे एक शिप फंस गया था, नाम एवर गिवन था इसका। सुएज कनाल इज ए मैन मेड कनाल बिल्ट बाय फ्रेंच कंपनी इन 1869। बाद में इजिप्ट के प्रेसिडेंट गमाल अब्दुल नसीर ने इसको नेशनलाइज करके अक्वायर कर लिया। नाउ इट बिलोंग्स टू इजिप्ट। इट कनेक्ट्स रेड सी विथ मेडिटेरियन सी। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 207 इज अबाउट हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक्ट 2021। तो देखो, इस एक्ट को अगर समझना है तो मोटा मोटा बस ये समझ लो कि आप जाते हो जब ब्लड टेस्ट कराने, अपना मान लो कोई भी और वैक्सीन लेने, तो जो लोग भी आपको बेसिक एलाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देते हैं, जैसे ब्लड सैंपल लेना, वो लोगों के लिए भी एक डिग्री को मैंडेटरी कर दिया है। मतलब एक डिप्लोमा कम से कम मैंडेटरी कर दिया है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। अदरवाइज़ पहले कोई भी बैठ जाता था, ब्लड सैंपल लेने लगता था, तो अब उस एक डिप्लोमा मैंडेटरी कर दिया। तो किया क्या इस कानून के अंतर्गत, ये जो नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक्ट 2021 का, इसमें किया क्या है कि जो भी इस तरह के हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग हैं ना, उनको 2 पार्ट में बांट दिया है। एक होंगे एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स और दूसरे होंगे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। बाकी तो डॉक्टर हैं ही हैं, लेकिन एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स वो लोग जो मान लो डायरेक्ट
डायग्नोसिस नहीं करते हैं, हु असिस्ट इन डायग्नोसिस, लेकिन डायरेक्ट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि आपका रिपोर्ट देखेंगे और बोलेंगे अच्छा आपको तो ये बीमारी है, वो बीमारी है, ऐसा नहीं करेंगे। दे विल जस्ट असिस्ट इन डायग्नोसिस, मतलब आपका सैंपल ले लेंगे और ये सब कुछ करेंगे, टेस्ट करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे। सो इनको कहा गया अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, जो आपसे आपका सैंपल वगैरह लेंगे, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स। और अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए इस कानून के हिसाब से एक डिप्लोमा होना कम से कम मैंडेटरी है। कोई डिग्री हो तो अच्छा है, लेकिन कम से कम डिप्लोमा तो होना ही चाहिए। उसके अलावा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स वो होते हैं जो थोड़ा एडवाइस देते हैं, जो रिसर्च करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, जो आपका रिपोर्ट पढ़ेंगे, जैसे नर्सेस वगैरह। तो उनके लिए अब एक डिग्री होनी ज़रूरी है, उनको डिप्लोमा से काम नहीं चलेगा। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को अब डिग्री होना होगा। तो अब इन लोगों को दो पार्ट में बांटा गया है, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को चाहिए डिग्री और अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को चाहिए आइदर डिप्लोमा या डिग्री। अब कौन सी डिप्लोमा, कौन सी डिग्री, कौन कौन फील्ड में, कोई ब्लड सैंपल लेने वाला, कोई बीपी चेक करने वाला, ये सब अब अलग अलग फील्ड्स में कैसे कैसे डिप्लोमा होगा, उसको बनाने के लिए, डिसाइड करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है, नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस। और ये बॉडी इस कानून के अंतर्गत बनाई गई। सो इट बिकम्स ए स्टैट्यूटरी बॉडी जो गाइडलाइन ले डाउन करेगी कि अच्छा ये चीज़ों के लिए इस तरह का डिप्लोमा कोर्स होगा, इन कामों के लिए ये डिग्री कोर्स होगा, इस तरीके से। और स्टेट लेवल पर बनाई जाएगी स्टेट एलाइड एंड हेल्थ काउंसिल्स। इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 208 इज अबाउट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटिंग बांग्लादेश। तो देखिए 1971 में बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ था, राइट। तो बांग्लादेश के 50 साल पूरे हो चुके। इनफैक्ट वो पाकिस्तान से अलग हुआ था ना, तो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 में हुआ था, तो बांग्लादेश के बनने के 50 साल पूरे हो गए। इस उपलक्ष्य पे, इस कॉन्टेक्स्ट में फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बांग्लादेश ने इनवाइट किया था इस सेलिब्रेशन में। और नरेंद्र मोदी जी ने जब विजिट किया बांग्लादेश को एज ए चीफ गेस्ट, तो उन्होंने 2-3 जगह विजिट किए, जैसे कि एक टेम्पल है बांग्लादेश के अंदर, जेसोरेश्वरी काली टेम्पल, वहाँ विजिट किया। हो सकता है आपसे पूछ ले कि जेसोरेश्वरी काली टेम्पल है कहाँ पे। उसके अलावा नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ के कम्युनिटी है बांग्लादेश की, कम्युनिटी मटुआस, उनसे मुलाकात की, उनके रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात की। तो मटुआस क्यों इम्पोर्टेंट हैं? क्योंकि देखो मार्च महीने की ये बात है, इलेक्शन होने वाले थे वेस्ट बंगाल में, और बहुत सारे मटुआस बांग्लादेश में रहते हैं और बहुत सारे मटुआस वेस्ट बंगाल में भी रहते हैं। लगभग 3 करोड़ मटुआस वेस्ट बंगाल में रहते हैं। तो माना जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे मटुआस से मुलाकात की बांग्लादेश में, ताकि वेस्ट बंगाल के मटुआस थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो और इलेक्शन में फ़ायदा हो। चलिए जो भी हो, लेकिन मटुआस न्यूज़ में थे, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मटुआस बिलोंग टू वेस्ट बंगाल, उनकी अच्छी खासी पॉपुलेशन है वेस्ट बंगाल में। तो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें ध्यान में रखनी है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड बांग्लादेश। कॉन्टेक्स्ट क्या था? 50 ईयर ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन। विजिटेड जेसेश्वरी काली टेम्पल इन बांग्लादेश। मेट मेंबर्स ऑफ मटुआ कम्युनिटी। अब मटुआस के बारे में अगर देखा जाए तो लगभग 3 करोड़ पॉपुलेशन है वेस्ट बंगाल में, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। और इनके कम्युनिटी के एक लीडर थे हरिचंद ठाकुर, उन्होंने एक रिफॉर्म मूवमेंट चलाया था, मटुआ महासंघ। तो आप लोग रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ते हो ना हिस्ट्री में, उसमें एक और नाम याद रख लो अब, कि हरिचंद ठाकुर ने एक रिफॉर्म मूवमेंट चलाया था, मटुआ महासंघ रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 209 इज अबाउट निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये निसार का फुल फॉर्म है। एक्चुअली ये निसार एक तरह का सैटेलाइट है जो नासा और इसरो ने मिल करके बनाया है। ये सैटेलाइट क्या करेगा? अर्थ को ऑब्जर्व करेगा। तो ये सैटेलाइट एक बार में कैसा है कि टेनिस कोर्ट जितना एरिया को एक बार में ऑब्जर्व कर सकता है, और उस पर कितना भी छोटा मूवमेंट हो, इनफैक्ट अगर 0.4 इंच साइज़ का भी कोई मूवमेंट होगा तो उसको वो कैप्चर कर सकता है। मतलब ये जो निसार है एक तरह का सैटेलाइट है, नासा और इसरो ने मिल के बनाया है, और हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट है, अच्छा खासा इमेज, बहुत क्लियर इमेज। एक बार में वो टेनिस ग्राउंड तक का फील्ड वाला एरिया को कैप्चर करेगा इमेज, और उसमें अगर 0.4 इंच का भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको वो कैप्चर कर लेगा। तो निसार क्रिएटेड बाय नासा एंड इसरो, इसके लिए डील साइन हुई थी 2014 में। एक तरह का सैटेलाइट है दैट डिटेक्ट्स मूवमेंट ऑफ अर्थ, मूवमेंट ऑन अर्थ। हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट है, अगर 0.4 इंच एरिया में भी मूवमेंट होगा इन टेनिस कोर्ट साइज एरिया तो उसको ये कैप्चर कर लेगा।
वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 210, याओसांग फेस्टिवल। तो याओसांग फेस्टिवल इज़ रेफर्ड एज मणिपुरी होली। तो मणिपुर में होली के टाइम में ये लोग याओसांग फेस्टिवल मनाते हैं। उनकी जो मेजर कम्युनिटी है मितेई कम्युनिटी, वो मनाती है मेती कम्युनिटी। और इस याओसांग फेस्टिवल में वो लोग करते क्या हैं वो समझिए। एक तरह का डांस परफॉर्म किया जाता है, इसको कहते हैं थाबल चोगबा डांस, थाकबल चोगबा डांस। और उसके अलावा एक गेम भी खेलते हैं वो लोग, जिसको वो लोग कहते हैं जत्रा वाली या सुमंग लीला। तो थाबल चोंगबा तो जरूर याद रखना, डांस ऑफ मणिपुर। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 211 इज अबाउट डीप फेक। देखो डीप फेक में कुछ खास है नहीं, आपको अगर बस नाम पता होगा तो आप इससे रिलेटेड कोई सवाल होगा तो अटेम्प्ट कर लोगे। आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट जनरेटेड फेक वीडियोस। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मोनालिसा की पेंटिंग तो आपको पता है कई साल पुरानी है, 600 साल पुरानी है, 1503 में बनाया था लियोनार्डो डा विंची ने। अब मोनालिसा की पेंटिंग अपने एक्सप्रेशंस के लिए जानी जाती है, उस एक्सप्रेशंस को भी बदले जा सकते हैं विथ हेल्प ऑफ दिस डीप फेक टेक्नोलॉजी विच इज़ एन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट जनरेटेड फेक वीडियोज़। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। अब आपको देख के लगेगा क्या कि पता नहीं से किस तरह का सवाल पूछेगा, सर ये टॉपिक क्यों कवर कर रहे हैं, लेकिन नाउ सी दिस क्वेश्चन एंड यू गेट टू नो कि इससे भी किस तरह के सवाल बन सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स यूज़ किए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्राइवरलेस कार। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, यूपीएससी में इससे ऑलरेडी रिलेटेड सवाल पूछे जा चुके हैं। अगर नहीं समझ आए तो मुझे बताइए, मैं इसके बारे में बताऊँगा। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए वीडियो को पॉज करके। टॉपिक नंबर 212, वेरी इंपॉर्टेंट, आज का दिन का पहला 3 स्टार टॉपिक। आज 3 स्टार कम मिल रहे हैं, लेकिन आज का पहला 3 स्टार टॉपिक हमें मिल गया है आर्टिकल 244A। तो आर्टिकल 244A है क्या? देखिए, आपको एक बात तो पता है ना कि 6th शेड्यूल के अंतर्गत हमारे स्टेट के अंदर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाए जा सकते हैं। और भी स्टेट्स हैं जिसको आप AMTM नाम से याद करते हैं, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, राइट। तो AMTM नाम से याद रखते हो। तो आसाम के अंदर आर्टिकल शेड्यूल 6, आसाम के अंदर शेड्यूल 6 एंड दैट टू शेड्यूल 6 में भी आर्टिकल 244(2) एंड 275(1) के अंतर्गत ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जा सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑटोनोमस स्टेट बनाने का भी प्रोविज़न है? यस, ऑटोनोमस स्टेट अंडर आर्टिकल 244A। हुआ क्या कि कार्बीज लोग, जो कार्बी ट्राइब्स हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें एक अलग स्टेट चाहिए, असम से अलग एक स्टेट चाहिए। तो 1969 में कार्बीज इंसर्जेंसी से फिर ट्रबल्ड होकर के भारत सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया, आर्टिकल 244A। और इस आर्टिकल 244A की मदद से आसाम के अंदर ऑटोनोमस स्टेट बनाया जा सकता है। ये प्रोविज़न लाया गया कि हम ऑटोनोमस स्टेट भी बना सकते हैं। यस, ऑटोनोमस स्टेट, एक स्टेट के अंदर स्टेट। ऑटोनोमस स्टेट कैसा होगा? उनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, उनकी अपनी सरकार होगी, बट ओवरऑल अंडर गवर्नेंस ऑफ आसाम गवर्नमेंट। लेकिन उनकी अपनी सरकार होगी, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। एंड दिस ऑटोनोमस स्टेट will have more power as compared to autonomous district councils created under 6th schedule of article 244(2) and 275(1). तो इसको इंसर्ट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1969 में ड्यू टू कार्बी इंसर्जेंसी, आर्टिकल 244A को, ताकि लोगों को थोड़ा कन्विंस किया जाए कि देखो कोई बात नहीं, हम बना रहे हैं तुम्हारे लिए ऑटोनोमस स्टेट। वो बात अलग है कि इसको आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ये साल न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि राहुल गांधी ने इलेक्शन से पहले, आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन से पहले एक वीडियो बना करके और कार्बी ट्राइब्स के लोगों को बोला था कि हमें जिता दो, हम तुम्हारे लिए ऑटोनोमस स्टेट बना देंगे अंडर आर्टिकल 244A। इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 213 इज अबाउट एस्टेरॉयड एपोफिस। तो एस्टेरॉयड एपोफिस काफ़ी बड़ा एस्टेरॉयड है। देखिए 2004 में इसको नासा ने डिस्कवर किया था। काफ़ी लार्ज साइज़ का एस्टेरॉयड है, लगभग 340 मीटर का इसका डायमीटर है। एपोफिस मतलब होता है इजिप्शियन गॉड ऑफ केओस। जब नासा ने इसको डिस्कवर किया था एस्टेरॉयड एपोफिस को, तो उस टाइम उसने कहा था कि जल्दी ही अर्थ को हिट करेगा और अर्थ पे तबाही लाएगा। इसलिए याद होगा आपको 2008 में कहा जा रहा था कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, यही था एपोफिस। लेकिन हाल फिलहाल में ये एपोफिस फिर से न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि नासा ने हाल फिलहाल में एक फिर से रिसर्च करके कहा है कि अगले 100 सालों तक तो ये एपोफिस हमारे अर्थ को हिट नहीं करने वाला। तो 100 साल तक तो हम सेफ हैं, हमारा काम निकल जाएगा। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए।
टॉपिक नंबर 214 इज अबाउट बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड तो अब देखिए बिम्स्टेक के 7 मेंबर कंट्रीज़ हैं, राइट। अब याद करने में तकलीफ हो सकती है तो मैं थोड़ा सा इसका शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। बी फॉर बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार, एस फॉर श्रीलंका, टी फॉर थाईलैंड। यहाँ तक तो सेट हो जाता है। ई और सी सेट नहीं होता, वो याद कर लेना। ये दो अपने जो छोटे भाई हैं नेपाल, भूटान, दे आर फ्रॉम दिस ई एंड सी, ऐसे याद कर लेना, ठीक है जी। वैसे बिम्स्टेक का फुल फॉर्म ऐसा है, अलग है कुछ, ऐसा नहीं कि बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, लेकिन याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। बिम्स तक तो काम हो जाता है, ई सी नहीं सेट होता है। बिम्स्टेक 1997 में बनाया गया था, इसलिए अगले साल इसकी सिल्वर जुबली होने वाली है, जिसकी अभी से तैयारी शुरू हो गई है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस साल बिम्स्टेक का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 2021 में, दैट वाज 17th बिम्स्टेक कॉन्फ्रेंस दैट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, अटेंडेड बाय आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। तो याद रखना, सीधा सीधा पूछ लेगा कि जो रिसेंटली हेल्ड बिम्स्टेक समिट हुआ था वो कहाँ हुआ था। आंसर विल बी न्यू दिल्ली। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 215 इज अबाउट न्यूट्रिनोज टेलीस्कोप। तो देखो न्यूट्रिनोज क्या होते हैं। न्यूट्रिनोज एक तरह के वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। दे आर नॉट फाउंड इन एटम्स, दे आर फाउंड फ्रीली, आराम से घूमते रहते हैं। बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं और तो आराम से टाइनी एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, घूमते रहते हैं। इनफैक्ट अभी भी जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे बॉडी के थ्रू मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज पास कर रहे होंगे, आपके बॉडी के थ्रू भी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज पास कर रहे होंगे। इन न्यूट्रिनोज में कोई चार्ज भी नहीं होता, मास भी बहुत नेग्लिजिबल होता है, एंड देयर स्पिन इज हाफ। अब ये स्पिन हाफ का क्या मतलब है यहाँ मत पूछो मुझसे, खाली रट लो सीधा सीधा, से आना नहीं चाहिए, लेकिन स्पिन इज हाफ रट लो इनका, ठीक है जी, न्यूट्रिनोज का। अब इन न्यूट्रिनोज को ऑब्जर्व करके, उनकी नेचर को स्टडी करके बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है कि कैसे हमारे यूनिवर्स बना, बिग बैंग कैसे हुआ, सुपरनोवा एक्सप्लोजन, इन सब के बारे में पता लगाया जा सकता है न्यूट्रिनोज को स्टडी करके। इसलिए दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरीज बनाए जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बना रहा है रसिया, जिस कारण से न्यूज़ में आया था। वो अपना वहाँ पे जो लेक बाइकाल है रसिया का, लेक बाइकाल, वहाँ पे एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बना रहा है, अंडर वाटर न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। इंडिया भी अपना एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बना रहा है इन वेस्ट बोडी हिल्स इन थेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। अब लेक बाइकाल के बारे में भी देख लेते हैं। देखो दुनिया के इंपॉर्टेंट लेक्स यहाँ पे दिए हुए। लेक बाइकाल यहाँ पे देखो, रसिया बिल्कुल बीचों बीच में। इट्स अ रिफ्ट लेक, मतलब ये रिफ्ट वैली के कारण बना है। कैसे यहाँ पे ये सब लेक तंगाइका, लेक मलावी रिफ्ट लेक है, वैसे ही ये लेक बाइकाल भी एक रिफ्ट लेक है। इनफैक्ट इट इज़ डीपेस्ट लेक, याद रखना, डीपेस्ट लेक, सबसे डीप लेक है। इट इज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाई वॉल्यूम। याद करो मैंने आपको क्या कराया था, लेक सुपीरियर को मैंने कराया था लार्जेस्ट लेक इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में लार्जेस्ट। ये लेक बाइकाल डीपेस्ट। उसके बाद मैंने बताया था कि ये जो पूरा का पूरा ये SMHEO लेक सिस्टम है, दे आर द लार्जेस्ट लेक सिस्टम फॉर फ्रेश वाटर। लेकिन अगर सिर्फ अकेले लेक की बात की जाए, सिर्फ अकेले एक लेक की बात की जाए, तो लेक बाइकाल इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। देखिए ये लेक सिस्टम है, दे आर ग्रुप ऑफ 5 लेक नोन एज लेक सिस्टम, सो दे आर द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक सिस्टम। लेकिन अगर सिर्फ एक लेक की बात की जाए तो दिस इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, दिस इज डीपेस्ट, दिस इज सुपीरियर इज largest in terms of surface area, this is deepest, oldest, right, rift लेक बना। इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया है लेक बाइकाल को 1996 में। तो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बातें जो ध्यान रखनी है, न्यूट्रिनोज टाइनी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, नॉट फाउंड फ्रीली अराउंड अस, नॉट इन एटम्स, जनरली फ्रीली फाउंड होते हैं, एटम्स वगैरह में नहीं मिलते। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तरह एटम के अंदर ही मिलेंगे। देयर इज नो चार्ज एंड स्पिन इज हाफ, एवरी सेकेंड ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज फॉल ऑन अस। न्यूट्रिनोज को स्टडी करने के लिए, न्यूट्रिनोज को स्टडी करके ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स का पता लग सकता है, सुपरनोवा वगैरह पता लग सकता है। रसिया अंडर वाटर न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बना रहा है लेक बाइकाल में। इंडिया कॉल भी बना रहा है वेस्ट बोडी हिल्स में इन थेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। लेक बाइकाल डीपेस्ट है, ओल्डेस्ट है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाई वॉल्यूम, रिफ्ट लेक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक सिस्टम होता तो देन दैट वुड हैव बीन दिस। आई होप इट इज़ क्लियर, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 216 इज अबाउट दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो देखो दादा साहब फाल्के
इंडियन सिनेमा के फादर माने जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। इन्होंने इंडियन सिनेमा की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म बनाई है राजा हरिश्चंद्र, दैट वाज रिलीज इन 1913। तो दादा साहब फाल्के साहब के नाम पे हर साल एक अवार्ड दिया जाता है विच इज़ कंसिडर्ड टू बी हाईएस्ट अवार्ड इन इंडियन सिनेमा, दैट इज़ गिवन बाय डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। पहली बार ये दिया गया था 1969 में देविका रानी को। इस साल ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इस साल दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है रजनीकांत को। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 का अवार्ड इस साल दिया गया है, गिवन टू रजनीकांत। कौन देता है? डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। पहले बार दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था 1969 में देविका रानी को। दादा साहब फाल्के नोन एज फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, इंडियाज फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र मेड बाय दादा साहब फाल्के। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 217, स्मॉल सेविंग स्कीम्स। तो स्मॉल सेविंग स्कीम्स आई होप आपको याद आ रहा होगा, मैंने डिटेल में कराया था, इकोनॉमिक्स लेक्चर में भी मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ कि एक इंसान जो भी पैसे कमाता है उसके पास कई सारे ऑप्शन है अपने पैसे को सेव करके रखने का। जैसे फिक्स डिपॉजिट में डाल सकता है, सेविंग्स अकाउंट में डाल सकता है, म्यूचुअल फंड में डाल सकता है। वैसे ही इसके पास एक और ऑप्शन है कि कई सारे जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स भारत सरकार चला रही है उनमें से किसी एक में अपना पैसा डाल दे। तो टोटल 12 इस तरह के स्मॉल सेविंग स्कीम्स चल रहे हैं। सब इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वाले मैं रिवाइज करा देता हूँ। जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, आप पीपीएफ में अपना पैसा डाल सकते हैं। उसके अलावा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसा डाल सकते हैं। एक सुकन्या समृद्धि योजना होता है उसमें पैसा डाल सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में करा दूंगा। तो क्या बताया मैंने कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स 12 तरह के सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें आम आदमी अपना पैसा डाल सकता है। ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स भारत सरकार चलाती है। हर क्वार्टर में इसका रेट डिसाइड होता है, इंटरेस्ट इस पर कितना मिलेगा वो हर क्वार्टर में भारत सरकार चेंज कर सकती है थोड़ा बहुत। कई सारे एग्जाम्पल है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वाले बताओ। जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड सबसे इंपॉर्टेंट है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना को स्टार्ट किया गया अंडर स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके अंतर्गत ये लाया गया है। इसमें कैसा है कि अगर किसी गर्ल चाइल्ड का गार्जियन है, गर्ल चाइल्ड जिसका एज 10 साल से कम है, उसका गार्जियन अपने बेटी के नाम पे ये सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा डाल सकता है। ये सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अकाउंट खुलता है बैंक्स में, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट। उसमें जाकर के अपने बेटी के नाम पे ये अकाउंट खोल सकता है। 10 साल से कम उम्र होनी चाहिए बेटी की। ये अकाउंट 21 साल में टोटल मैच्योर होगा। 21 साल बेटी की एज का नहीं, 21 साल टोटल, यानी कि 9 साल के एज में अगर बेटी के खोला इसने अकाउंट तो बेटी का जब एज 30 साल होगा तब जाकर के ये अकाउंट मैच्योर होगा। इसमें मिनिमम हर साल 1000 रुपये डालने हैं, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए डाल सकते हैं। इसमें अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट अच्छा मिलता है। इस सेविंग अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है इसमें सुकन्या समृद्धि योजना में, ताकि बेटियों के लिए पैसा इकट्ठा होता रहे और उनके लिए जब वो यंग हो जाए तो उनको कुछ पैसा मिल जाए। तो कैसा है कि 21 साल में ये मैच्योर होता है, लेकिन जब बेटी की एज 18 साल हो जाए उस टाइम में 50% तक पैसा विड्रॉ किया जा सकता है फॉर हर मैरिज और एजुकेशन। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो याद रखना। उसके अलावा किसान विकास पत्र तो आपने सुनी रखा होगा, इंडियन पोस्ट ऑफिस में जाकर के आप एक किसान विकास पत्र खरीद सकते हैं। हर 6 साल पे पैसा डबल हो जाता है इस तरह से। ये जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स में हम लोग पैसा डालते हैं वो पैसा जाता है नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड में। दिस फंड इज़ पार्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, और इस फंड से भारत सरकार लोन भी ले सकती है। तो वो लोन जो होगा, भारत सरकार जो इस फंड से लोन लेती है अपने बजट वगैरह को मीट करने के लिए, दैट इज़ नॉट काउंटेड एज पार्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट, एंड दिस नेशनल स्मॉल सेविंग फंड इज़ मैनेज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 218, ओपेक कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। ओपेक कंट्रीज जो है दुनिया के लार्जेस्ट जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज उन्होंने मिल करके आपस में ग्रुपिंग बनाई है ओपेक, ताकि वो आपस में ऑयल प्रोडक्शन को लेकर के अपनी पॉलिसी सेट कर सकें कि ज़्यादा प्रोड्यूस ना हो जाए, अदरवाइज दाम गिर जाएगा ना इंटरनेशनल मार्केट में। तो ओपेक कंट्रीज 1960 में बनाया गया था बगदाद शहर के अंदर। स्टार्टिंग में 5 मेंबर्स थे जिन्होंने मिल करके बनाया था, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया, वेनेजुएला। ओपेक इस साल जरूरी है, इसलिए मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। ओपेक ओपेक करके बहुत बार आया क्योंकि तेल का दाम बढ़ गया है और भारत सरकार बार बार ओपेक से रिक्वेस्ट कर रहा है कि दाम गिराओ, इसलिए ओपेक से रिलेटेड सवाल आ सकता है। यूपीएससी में तो पक्का आएगा, तो ध्यान रखना। इसमें ईरान भी है, सऊदी अरबिया भी है। आप सोच के लगेगा कि सर दोनों एक साथ कैसे आ सकते हैं, तो भाई ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में दुश्मनी तो 1971 के बाद से हुई ना, जब ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ। उसके पहले तो दोस्ती थे, ठीक ही था, मतलब रिलेशन कोई ज़्यादा ख़राब नहीं था।
तो ईरान भी है, सऊदी अरबिया भी है, दो नाम तो यही याद हो गए। वेनेजुला तो होगा ही होगा, ऐसे सोचो, क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व है, तो वो तो होगा ही, उसके बिना कैसे बनेगा। उसके अलावा इराक, कुवैत तुम्हें याद करना है, जैसे भी हो याद कर लो, ठीक है। आज के टाइम इसके टोटल 14 मेंबर्स हैं, 4 गलती से मैं इसको ठीक कर दूंगा। आज के टाइम इसके टोटल 14 मेंबर्स हैं यहाँ पे, ये 14 मेंबर्स के नाम हैं। 14 के 14 तो नहीं रट सकते, याद रखो कम से कम स्टार्टिंग के 5 फाउंडर कंट्रीज याद रखो, ठीक है जी। इसका हेडक्वार्टर है वियना में। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 219, ला पेरोज नेवल एक्सरसाइज। ये ला पेरोज नेवल एक्सरसाइज नाम से ही तुम्हें समझ आ जाएगा, फ्रेंच नेवी ने कंडक्ट कराया है। इट वॉज कंडक्टेड इन बे ऑफ बंगाल इस साल अप्रैल महीने में, और इसमें फ्रेंच नेवी के अलावा क्वाड की जो नेवीज़ हैं, क्वाड मतलब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस, उनकी नेवीज़ ने भी पार्टिसिपेट किया है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 220 इज अबाउट यूरेनस। तो यूरेनस तो आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम का 7वां प्लैनेट है, राइट। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। प्लूटो इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी ड्वार्फ प्लैनेट, राइट। यूरेनस इस साल न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हमारे साइंटिस्ट लोगों ने पता लगाया कि यूरेनस से एक्सरेज निकल रहा है। अब वो क्यों निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, उस पर अभी वो पता नहीं चल पाया, लेकिन इस साल न्यूज़ में था क्योंकि यूरेनस से एक्सरे निकल रहा है। अभी यूरेनस के बारे में कुछ बेसिक बातें। यूरेनस इज अ रिंग्ड प्लैनेट, मतलब यूरेनस के अराउंड रिंग है। आपने देख रखा होगा रिंग, कोई कुछ प्लैनेट्स के अंदर कौन कौन से रिंग प्लैनेट हैं, तो ये सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस, नेपट्यून, ये चारों जो है रिंग्ड प्लैनेट है। ये रिंग किस चीज़ का बना होता है, डस्ट का, आइस का, सैंड का, ये सब रिंग बना होता है। एंड यूरेनस इज अ रिंग्ड प्लैनेट। यूरेनस was discovered in 1781 by विलियम हर्सल। इनफैक्ट यूरेनस पहला ऐसा प्लैनेट है जिसको टेलीस्कोप की मदद से डिस्कवर किया गया, पहला ऐसा प्लैनेट जिसको टेलीस्कोप से देखा गया बाय विलियम हर्सल। और यूरेनस की सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इट इज ए साइडवेज प्लैनेट, मतलब देखो बाकी सब ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, और यूरेनस देखो कैसे घूम रहा है, अपने साइड पे घूम रहा है, राइट। और इसके अलावा यहीं पे एक चीज़ और भी देख लो कि बाकी सब जिस डायरेक्शन में घूमते हैं, वीनस उसके उल्टा डायरेक्शन में घूमता है। बाकी जो हमारा अर्थ वगैरह, जैसे हम लोग वेस्ट टू ईस्ट घूम रहे हैं, तो वीनस खाली उल्टा घूमता है। तो दो खाली उल्टे हैं, वीनस और यूरेनस। यूरेनस तो एकदम उल्टा है, साइडवेज घूमता है, और वीनस ऐसे अपोजिट घूम रहा है, राइट। तो यही है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से यही बातें याद रखनी है। 7th प्लैनेट है, रिंग्ड प्लैनेट है, अपार्ट फ्रॉम सैटर्न, जुपिटर, नेपट्यून। रिंग आर मेड अप ऑफ आइस, डस्ट, सैंड। साइडवेज प्लैनेट है, एंड रिसेंटली इट वाज इन न्यूज़ बिकॉज इट इज़ इमिटिंग एक्सरे। वीनस भी देख लेना, और वीनस सबसे हॉटेस्ट भी है और उल्टा घूमता है, बाकी सब देखो ऐसे घूम रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, और कल संडे है, कल आप रिवाइज कर सकते हैं, थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हैं। द डे आफ्टर टुमारो यानी कि मंडे को हम लोग टॉपिक नंबर 221 से आगे चलेंगे। ओके, गुड नाइट एवरीवन।